हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। ये है पार्ट 11। इसमें अपन एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ या जिसको गाउस थ्योरम भी बोला जाता है उसको कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर यानी पार्ट 10 में अपन ने क्या कवर किया था। अपन ने इसके बारे में जाना था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, गाउस थ्योरम क्या है, गाउस लॉ जिसे बोलते हैं। ठीक है, अपन ने थोड़ी सी झलक ली थी गाउसियन सरफेस क्या होता है। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पहले आपको बताऊंगा कि गाउसियन सरफेस क्या होती है। गाउसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जिसको अपन कैलकुलेशन करने के लिए यूज लेते हैं। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, उसके बाहर मैं एक अज्यूमिंग कर रहा हूं कि एक मैं सरफेस बना रहा हूं ताकि मैं इस स्फीयर के जाकि मैं इस जो गाउसियन सरफेस के अंदर वाला स्फीयर है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैं उसको कैलकुलेट कर सकूं। गाउसियन भाई ने दिया था। कौन? गाउसियन भाई। अपन ने पढ़ा था गाउस भाई के बारे में कि इन्होंने जो है गाउस थ्योरम और गाउस लॉ को इंट्रोड्यूस कराया था। गाउसियन सरफेस अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन की इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन फर्स्ट क्या कहती है, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन में अपन किसकी कैलकुलेशन करेंगे, किसका डेरिवेशन देखेंगे, वो है आपका होलोस्फेयर। क्या है आपका? होलोस्फेयर। होलोस्फेयर या बोलते इसको अपने दूसरा नाम क्या है इसका? कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। अब एक चीज बताता हूँ, कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है। कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर जब भी आपको बोल दे तो चार्ज आपको सरफेस पर मानना है। चार्ज सरफेस पर प्रेजेंट होता है, चार्ज सरफेस पर मानना है। क्या कह रहा हूं? कंडक्टिंग जब भी आपको दे दे तो चार्ज आपको सरफेस पर मानना है। चार्ज आपको कहां मानना है? सरफेस पर। और जब भी दूसरे केस में पढ़ाऊंगा आपको नॉन कंडक्टिंग, तो जब भी आपको नॉन कंडक्टिंग बोल दे तो चार्ज आपको कहां मानना है? वॉल्यूम में मानना है। चार्ज आपको कहां मानना है? वॉल्यूम में। क्या बात समझ आई कि जब आपको कंडक्टिंग दे दे, जब आपको कंडक्टिंग दे दे तो चार्ज आपको सरफेस पर मानना है, अंदर नहीं मानना, वॉल्यूम में नहीं मानना। और जब आपको नॉन कंडक्टिंग बोल दिया गया तो चार्ज आपको कहां मानना है? अंदर मानना है, वॉल्यूम में मानना है। तो इससे एक चीज क्लियर होगी कि अपन जहां कंडक्टिंग है वहां अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं, वहां अपन सिग्मा डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। बात एक क्लियर है। और जहां नॉन कंडक्टिंग दे रखा है वहां पर वॉल्यूम आ रहा है, यानी वॉल्यूम के लिए क्या यूज करते हैं? रो, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब अपन शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी पॉइंट पर, चाहे आपका कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर हो या चाहे इसको होलोस्फीयर भी बोल दो। ठीक है, होलोस्फीयर बोल दो या फिर अपन इसको थिन स्फेरिकल शेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थिन स्फेरिकल शेल। ये तीनों नाम एक ही है। कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर बोल दो, कंडक्टिंग का मतलब सरफेस पर प्रेजेंट होगा, या होलोस्फीयर बोल दो। होलो है तो भी होलो यानी अंदर से होलो, तो चार्ज ना आपके सरफेस पर प्रेजेंट होगा। तीसरा क्या नाम है इसका? थिन स्फेरिकल शेल भी बोल सकते हैं। अब देखो मैं एक चीज समझाता हूं। ये आपका स्फीयर है। स्फीयर, इसके चार्ज कहां है? जो आपके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कहां है? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब अपन ने इसके बाहर कैलकुलेशन करने के लिए अपन ने एक गाउसियन सरफेस अज्यूम करी। अपन ने एक गाउसियन सरफेस अज्यूम करी। ठीक है, ये जो डॉट डॉट करके मैंने बता रखी है ये गाउसियन सरफेस है और इसकी गाउसियन सरफेस की रेडियस है स्मॉल आर। गाउसियन सरफेस की रेडियस क्या है? स्मॉल आर। मेरी बात गौर से सुनो। कैपिटल आर किसकी रेडियस ले रहे हैं? स्मॉल स्फीयर की। जो आपका होलोस्फीयर है उसकी स्फीयर, उसकी रेडियस अपन ले रहे हैं कैपिटल आर। बात समझे। और जो गाउसियन सरफेस की रेडियस ले रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, वो अपन स्मॉल आर से लेंगे पूरे चैप्टर में। क्या लेंगे? स्मॉल आर से लेंगे पूरे चैप्टर में। इतनी बात क्लियर रखो, बेजा क्लियर रखो, फ्राई हो जाएगा वरना। ठीक है, बात समझ आई। तो ये अपने स्फीयर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये कहां है? स्फीयर है, इसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये डॉट डॉट मैंने बनाया, गाउसियन सरफेस है, इसकी रेडियस है आर। ठीक है, बात समझ आई। अब पहला केस क्या है कि अगर आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर हो गया, अगर जो आपका स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो गया, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि आउटसाइड द होलोस्फीयर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? आउटसाइड द होलोस्फीयर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? इसको डिराइव करता है, इसको गाउस थ्योरम से डिराइव करता है। गाउस लॉ क्या कहता है? E डॉट A इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट A अपॉन इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ आती है? ठीक है, तो E डॉट A इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एनक्लोज चार्ज तो अपन के पास Q है, जो अपने गाउसियन सरफेस ली है, जो अपने गाउसियन सरफेस ली है, जो डॉट डॉट, इसके अंदर टोटल एनक्लोज चार्ज तो अपने पास Q है। बात समझ आई? Q रखा। एरिया अपन को पता है, एरिया कितना है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट नीचे था, ये अपन ने लिखा। ठीक है, अब अपन को कुछ देखा देखा लग रहा होगा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो K होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो K होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K। बात समझे? तो अपन इसको K लिख सकते हैं। अब मैं कहूंगा कि आप इसको K की टर्म्स में याद करें, ज्यादा इजी होगा। अब आपको बोलूंगा मैं कि ऐसे याद करो कि 1/4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ऊपर Q रखना है। याद होगा? नहीं होगा। इससे याद होगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये पहले भी आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
कहने का मतलब अब आपको थोड़ा कोरिलेट होगा कि गॉसियन सरफेस मानी थी ना बाहर, तो अंदर जो टोटल चार्ज क्यू था ना होल स्फीयर पे, उसको अपन पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, उसको अपन पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। उसी की वजह से पॉइंट चार्ज की वजह से याद आता है आपको, मैंने याद कराता हूँ कि पॉइंट चार्ज की वजह से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पॉइंट चार्ज पड़ा है, किसी डिस्टेंस आर पर अपन ने निकाली थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला है, इसमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है ना उसको पॉइंट चार्ज मान लो, भले वो बिखरा हुआ है कैसा भी पड़ा है उसको पॉइंट चार्ज मान लो। क्यू चार्ज है पूरे होल स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको पॉइंट चार्ज की तरह अज्यूम कर लो। तो आपको पता है कि पॉइंट चार्ज का क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सेम रेशियो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आर कौन सा लेंगे, यहाँ वो आर लेंगे जो अपन गाउस का ले रहे हैं, यहाँ गाउसियन सरफेस का आर लेंगे। बात समझे, गाउसियन सरफेस का आर क्यों ये है मैं भी बताऊंगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। ये याद हुआ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसके लिए, जब आर बड़ा हो कैपिटल आर से, यानी आउटसाइड द होलो स्फीयर जो बोलोगे। अब आउटसाइड की बात कर ली, अब क्या होगा कि आप सरफेस पर बताओ, ठीक है। अब सरफेस पर बात कर रहे हैं, सरफेस पर बस इतना ही फर्क आएगा कि डेरिवेशन में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, डेरिवेशन में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप बोल रहे हो कि रेडियस है वो स्फीयर की आर है, और आप गॉसियन सरफेस भी उतना ही मान रहे हो। अब मैंने यहाँ गॉसियन सरफेस क्यों नहीं शो करी, बात बताता हूँ, गौर से सुनो। ये होलो स्फीयर है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सरफेस पर बताओ, सरफेस पर बताओ, तो इसी सर्कल पे तो डॉट डॉट लाइन बन जाएगी ना, क्योंकि सरफेस पर है। अब जितना स्फीयर है उतने ही तो गॉसियन सरफेस बन गई ना, इसलिए मैंने यहाँ गॉसियन सरफेस शो नहीं करा है। इसलिए मैंने यहाँ गॉसियन सरफेस आपको बना के नहीं बताया कि कैसे है, आपको अज्यूम करना है, हाइपोथेटिकल है ये, ठीक है। सरफेस पर है तो अपन ये ऑलरेडी अपने दिमाग में आ जाना चाहिए, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर सरफेस पर आ रहा है तो गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो आर के इक्वल होगी, कैपिटल आर के इक्वल। क्यों, क्योंकि स्फीयर की रेडियस ही कैपिटल आर है ना, बात समझ आई। तो इसका भी अपने डेरिवेशन करते हैं ना, जब अपने पास स्फीयर का यहाँ एरिया आता है, यहाँ तो गॉसियन सरफेस का लिया था, यहाँ भी गॉसियन सरफेस का ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो गया इस बार, आर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो गया, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो गया, इसलिए यहाँ क्या आ गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। रटना नहीं है कि भाई यहाँ स्मॉल आ रहा है यहाँ कैपिटल आ रहा है, याद रखो गॉसियन सरफेस की रेडियस लेनी है, गॉसियन सरफेस की रेडियस लेनी है। जब स्फीयर के आउटसाइड अपन पॉइंट ले रहे हैं, जब स्फीयर के आउटसाइड अपन पॉइंट ले रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस का आर कौन सा है, स्मॉल आर। मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या अज्यूम करके रखना है पूरे चैप्टर में, गॉसियन सरफेस की जो रेडियस लेनी है या डिस्टेंस लेनी है वो आर लेनी है, स्मॉल आर लेनी है, वो स्मॉल आर लेनी है, ठीक है। यहाँ स्फीयर में क्या ले रखी है अपन ने, होल स्फीयर में कैपिटल आर ले रखी, और गॉसियन सरफेस की स्मॉल आर ले रखी, इसलिए अपन ने पहले फॉर्मूले में आया के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। वहीं जो आपकी गॉसियन सरफेस है वो कहाँ की, स्फीयर पे आ गई। अब स्फीयर जितनी ही आपकी गॉसियन सरफेस है, तो अब अपन उससे डिराइव कर पाएंगे। अब यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस कैपिटल आर के इक्वल हो गई है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ऐसे मत ढूंढना कि गॉसियन सरफेस की मेरे को रेडियस ही नहीं दे रखी, तो मैं कैसे निकालूं। आपको स्फीयर की रेडियस पता होगी तो आप सरफेस की निकाल पाओगे, कैसे, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर करके, ठीक है। ये कैपिटल आर स्क्वायर है, ये केस आ गया। अब थर्ड केस देखते हैं, वो क्या कहता है कि अब थोड़ा अंदर चलो, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द होलो स्फीयर आपकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई। मैंने आपको बताया कि चार्ज जो है, अपन ने जो इसने देखा गाउस लॉ में, गाउस लॉ के लिए क्या मैटर करता है कि जो इनक्लोज चार्ज है ना वही गाउस लॉ के लिए मैटर करेगा। यानी जो चार्ज इनक्लोज है, मान लो स्फीयर है, इसके अंदर ये ब्लैक पैटर्न आप क्यू चार्ज मान लो, इसके अंदर ये जो चार्ज पड़ा है ना, इसी की वजह से फ्लक्स आता है। यानी एनक्लोज चार्ज मैटर करता है गाउस थ्योरम में, गाउस लॉ में एनक्लोज चार्ज मैटर करता है। इसीलिए यहाँ पे एनक्लोज चार्ज ही नहीं है कि आप स्फीयर है, स्फीयर क्या अंदर है, अंदर चार्ज थोड़ी है, अपन तो कंडक्टिंग पढ़ रहे हैं, कंडक्टिंग पे सरफेस पर चार्ज होता है, बात समझ आई। कंडक्टिंग पे सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर अपन के अंदर चार्ज ही नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, बात समझ आई, क्लियर हुआ कंसेप्ट। इनक्लोज चार्ज जीरो, सो एनी इनसाइड जीरो। क्या मैटर करता था, की पॉइंट था ये लास्ट का, मैंने आपको लास्ट पार्ट 10 में एंड में की पॉइंट बताया था, वो की पॉइंट है, आप वापस इसको नोट कर सकते हैं कि एनक्लोज चार्ज मैटर फॉर गाउस लॉ। गाउस कहता है कि मेरे लिए तो मेरे अपने, यानी जो मेरे क्लोज है, मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मैटर करते हैं, उसके अलावा कोई मैटर नहीं करता। ये अपन ने पहली एप्लीकेशन करी। इसका जो अब अपन क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। ये जो ग्राफ कहता है कि ग्राफ को गौर से देखना, अपन अंदर थे तो सब जगह अंदर, जब तक सरफेस पर नहीं आ रहे थे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो थी, इसलिए यहाँ कोई ग्राफ नहीं बना। अगर कांस्टेंट भी होती तो यहाँ अपन कांस्टेंट लगा देते, लेकिन कंडक्टिंग है, अंदर कोई एनक्लोज चार्ज नहीं है, इसलिए जीरो है। तो अपना ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, तो अपना ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, जैसे जैसे अपन दूर जाते गए, जैसे जैसे दूर जाते गए, यानी जैसे अपने स्मॉल आर बढ़ता गया, तो इनवर्स आर स्क्वायर से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड घटती गई,
इनवर्स आर स्क्वायर से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है, तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक कर्व ले लेती है, डिक्रीजिंग कर्व ले लेती है, ठीक है। और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ आती है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे आती है, यानी सरफेस पर अपने पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है किसमें, फर्स्ट केस यानी कंडक्टिंग स्फीयर में। जितना याद रखें कि अगर Q को रिप्लेस कर दिया जाए सरफेस चार्ज डेंसिटी से तो इसको कैसे निकाला जाएगा, देखते हैं। मैं हेडिंग पढ़ देता हूं, रिप्लेसिंग चार्ज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, ठीक है। सिग्मा में सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको बोलते हैं, अगर आपका जो Q है उसको रिप्लेस करना है आपको सिग्मा से, तो कैसे करेंगे। सिग्मा क्या था, चार्ज अपॉन इट्स एरिया, क्या था, चार्ज अपॉन इट्स एरिया। तो अपन यहां से रिप्लेस कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू चार्ज एरिया, अपन R कैपिटल R लेंगे क्योंकि अपन एरिया किसका ले रहे हैं, होलो स्फीयर का ले रहे हैं, ठीक है। एरिया अपन कैपिटल R लेंगे क्योंकि अपन एरिया जिसका ले रहे हैं होलो स्फीयर का ले रहे हैं, तो यहां से Q अपना बनता है सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब इस Q को हर एक में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। पहले इनसाइड में करेंगे, इनसाइड का मतलब नहीं क्योंकि इनसाइड में जीरो, तो इसमें अपने पास दो ही पॉइंट बने, एक कौन सा, आउटसाइड और एक सरफेस पे बना। तो आउटसाइड पे जब अपन ने किया Q को रिप्लेस करके अपन ने सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर निकाला, तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट गया, ठीक है। अपने पास फिर क्या बचा, सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ऊपर कैपिटल R स्क्वायर और नीचे स्मॉल r स्क्वायर। इसको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, गौर से सुनो, याद नहीं करना है, ये क्या रटने की चीज थोड़ी है, इसमें आपको रिप्लेस ही तो करना है। आंसर निकालो, एंड में क्या करो, Q से रिप्लेस कर दो सिग्मा, और अपन को फॉर्मूला पता है ना, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यों याद करना है इसको, ये तो डिराइव किया गया है, ये निकाला गया है। ऐसा समझ लो ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये मैंने आपको आंसर निकाल के बताया कि आप ऐसे कर सकते हैं। इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, रटा तो गया कॉन्सेप्ट, रटा तो गया कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करा। आउटसाइड था, आउटसाइड में Q अपॉन R स्क्वायर था, तो इस Q की जगह अपन ने सीधा सा रिप्लेस कर दिया सिग्मा पाई R स्क्वायर, ठीक है। और अपन ने K को खोल दिया, तो जो कट कुट आगे बचा वो हिस्सा बचा। सेम ई सरफेस पे करेंगे, जो सरफेस का अपना आया था Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, इसको भी अपन ने किया, तो इसको भी करके जो आया 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कट गया, तो अपने पास क्या बचा, ई सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ई सरफेस पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हैं। ये जो ई सरफेस है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जनरली आपसे पूछ लिया जाता है, आपको दो तीन स्फीयर बना के दे देंगे, एक स्फीयर के अंदर, एक स्फीयर के अंदर, एक स्फीयर, आपको बोल दिया जाएगा बाहर वाले स्फीयर की वजह से इन दो पे कितना, अंदर वाले स्फीयर की वजह से इन दो पे कितना, बात समझ आई। तो ऐसे आपको क्या देखना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई सरफेस, ई सरफेस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इस पर मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, ये आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये याद नहीं करो ये डिराइव किया, ये भी डिराइव ही किया, लेकिन जनरली आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे डायरेक्ट सिग्मा की फॉर्म में दिए जाएंगे कि याद निकालो इसमें। तो ई सरफेस पर अपन देख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद करो। तीन ही फॉर्मूले याद करवाने को मैंने आपको बोला, ये दो तो सेम सेम है, ये दोनों ही सेम सेम है, डिराइव करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों को याद नहीं करना, आप इनको देखो दोनों सेम है, कंसेप्ट में बिठाओ, याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन लगा देंगे सेम। एक ये याद कर सकते हो, ये दोनों तो डिराइव हो गए, सरफेस और आउटसाइड दोनों ही डिराइव हुए हैं, तो इनको याद नहीं करना, जनरल एक थॉट में रखना है कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार का मैं आंसर निकाल सकता हूँ, आंसर निकाल सकती हूँ, बात समझ आई। तो ये ई सरफेस आप याद कर लो, ये दोनों याद कर लो, इससे ज्यादा याद मत करो। अब अपन देखते हैं जो कुछ एक कंक्लूजन आया था अपना लास्ट में, कि अपन एक तो ये चीज शुरू में डिस्कस कर ली थी कि सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल है, फिर स्फेरिकल शेल से, क्योंकि तीनों सिनोनिम नेम है एक दूसरे के। कंक्लूजन का निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना आपकी मैक्सिमम है सरफेस पर, यानी r स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पर। अपन ने यहाँ ग्राफ से देखा कि मैक्सिमम है, उसके बाद जैसे जैसे अपन दूर जा रहे हैं, सरफेस से दूर जा रहे हैं, तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर से घट रही है, ठीक है। तो ये घट रही है, देन गोज ऑन डिक्रीज एज r इंक्रीज, जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ रहा है यानी दूरी बढ़ रही है स्फीयर से, वैसे वैसे घट रही है। अपन ने अभी ये देखा, अब अपन देखते हैं जो नॉन कंडक्टिंग है यानी सॉलिड है, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्फीयर है, उसके बारे में देखेंगे। हेडिंग क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी किसी भी पॉइंट पे, नॉन कंडक्टिंग है चार्ज स्फीयर है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर भी इसको बोल सकते हैं, यानी नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। अब इसकी टर्मिनोलॉजी जानते हैं। अगर यहाँ बोल दिया जाए आप कंफ्यूज हो ना कि यहाँ कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, अगर चार्ज ही नहीं होगा ना तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं सकते, क्योंकि ई इनक्लोज यानी चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, क्यू इनक्लोज होना चाहिए, तभी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ पाएगी। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या थी कि नॉन कंडक्टिंग में अपन ने क्या देखा था कि जो आपके चार्ज है वो वॉल्यूम में होगा, चार्ज आपके वॉल्यूम में होगा, यानी कंडक्टिंग में जो चार्ज था वो आपके कहाँ था, सरफेस पर था, याद है। इसमें जो है आपका वॉल्यूम है तो आप इसमें रो का इस्तेमाल कर सकते हैं,
इसमें रो का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें अपन ने क्या किया था, सिग्मा का किया था, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, पढ़ लो, ठीक है, ध्यान यहीं रखो, ध्यान कहीं नहीं भटका रहा हूँ। ओके, इसमें पहला केस देखते हैं कि इसमें अपन ने गाउसियन सरफेस नहीं बनाई है, मान के चलना, एज्यूम करना। फॉर इजी कैलकुलेशन अपन डायरेक्ट आंसर देखेंगे, ठीक है। पहला केस क्या कहता है कि अगर आउटसाइड आपके प्रेजेंट है, आउटसाइड यानी सरफेस के आउटसाइड आपकी प्रेजेंट है, गाउसियन सरफेस की रेडियस क्या मानी थी अपन ने, स्मॉल आर मानी थी, और कैपिटल आर थी आपकी जो स्फीयर लिया था उसकी मानी थी। तो यहाँ पे भी अपन सॉलिड स्फीयर की कैपिटल आर लेंगे, ठीक है, और गाउसियन सरफेस की भी स्मॉल आर लेंगे, गाउसियन सरफेस की स्मॉल आर लेंगे। बात सुनो, गौर से सुनो, लिख लो, कहीं साइड पे लिख लो, हेडिंग पे लिख लो, टॉप पे लिख लो, जहां आपको लिखना है लिख लो। बस कंफर्म ये रखना चाहिए कि कंसेप्ट क्लियर हो, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, सीसी होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर, नो कंफ्यूजन। बात करता हूं, पहला देखते हैं कि आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, इसमें भी वही मानना है कि गाउसियन सरफेस बनाई है अपन ने, उसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ, उसका टोटल चार्ज क्यू है, टोटल जो उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मिला के सारे क्यू है, यानी क्यू चार्ज का सॉलिड स्फीयर है वो आपका रखा गया है किसी गाउसियन सरफेस पे। इसको भी पॉइंट चार्ज की तरह मानेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। बहुत इजी है ना, याद होगा ना कि अपन गाउसियन सरफेस है, उसके अंदर एक सॉलिड हेमिस्फीयर रखा हुआ है, जो सॉलिड स्फीयर है, हेमिस्फीयर नहीं बोलना, सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है जिसपे q चार्ज है, तो इसको भी आप पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हो, जैसे यहाँ माना था। ये वही है जो पॉइंट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी एट द डिस्टेंस ऑफ r। बात समझ आई? यहाँ पे गाउसियन सरफेस है, अज्यूम करो आराम से, शांति से समझना। गाउसियन सरफेस है, अंदर एक सॉलिड आपका स्फीयर रखा हुआ है, इसकी जो टोटल चार्ज है वो क्यू दे रखा है, तो इसको भी आप पॉइंट चार्ज मान सकते हो। पॉइंट चार्ज की जैसे कि आता है इलेक्ट्रिक फील्ड kq अपॉन r स्क्वायर, तो इसकी भी क्या है kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि अपन ने यहाँ गाउसियन सरफेस की रेडियस लेंगे। अभी तक अपन सरफेस पर नहीं पहुंचे हैं, अभी तक अपन जो सॉलिड स्फीयर है उसकी सरफेस पर नहीं पहुंचे, अभी अपन बाहर है, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर अपन बात कर रहे हैं, यानी आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर अपन बात कर रहे हैं। तो अपन इसको पॉइंट चार्ज माना, पॉइंट चार्ज माना तो अपने रेडियस इसकी किसकी लेंगे, गाउसियन सरफेस की लेंगे। बात यार समझ आई, पॉइंट यार क्या समझ आया कि गाउसियन सरफेस की रेडियस है, तो अपने ये क्या है kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये भी डेरिवेशन से ही आता है, सेम एज इट इज डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन याद नहीं रखना, नीट चाहिए में आपके डायरेक्ट फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। तो इसके आई kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, सेम फंडा इधर लगेगा कि भाई अब गाउसियन सरफेस है वो सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर ही आ गया, सॉलिड स्फीयर है इसकी सरफेस पर ही आपके डॉट डॉट बना के अपने गाउसियन सरफेस बना दी। तो अब इसकी रेडियस है ना वो जो आपके सॉलिड स्फीयर की रेडियस के बराबर हो जाएगी, यानी गाउसियन सरफेस की रेडियस क्या थी, स्मॉल r, किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। कैपिटल R किसकी थी, अपने सॉलिड स्फीयर की रेडियस ली थी। बात समझ आई? अब अपन इसमें भी सेम फंडा करेंगे, यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर देंगे, kq अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, kq अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। बहुत इजी फंडा था, इसमें भी सेम सेम, इसके दोनों केस सेम सेम हो गए, इसमें दो केस सेम, इसमें दो केस सेम। याद क्या करना है, कंसेप्ट ही समझो ना, ठीक है। इसके दो केस सेम, इसके भी दो केस सेम, एज इट इज है ना, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ है, डायरेक्ट आंसर आता है, डायरेक्ट, एक चीज अलग आएगी, एक चीज अलग। अब अपन देखते हैं, एक कंपेयर करा के पढ़ाऊंगा। अब अपन देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालो आपकी कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में, इसमें तो एनक्लोज चार्ज ही नहीं है, इसमें तो एनक्लोज चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो ही आएगी। बात समझे? लेकिन इसमें तो आप कह रहे हो भैया वॉल्यूम में चार्ज है, यानी चार्ज कहाँ है, अंदर है, चार्ज अंदर है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, यानी वॉल्यूम में आपका चार्ज पड़ा है, इसमें जीरो नहीं आएगी, कतई जीरो नहीं आएगी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जीरो नहीं आएगी। उसका फॉर्मूला आपका क्या बनता है, kq स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यू। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक चीज मैंने आपको याद करने की बोली है, kq r अपॉन कैपिटल R क्यू, यही याद करने की बोली, क्योंकि जो ये दोनों है ये आपको पॉइंट चार्ज की तरह याद रखोगे ना, दिमाग में याद आ जाएगा कि पॉइंट चार्ज की वजह से क्या था, kq अपॉन r स्क्वायर, क्या था, kq अपॉन r स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्ज की तरह से दो केस तो आपके सेम हो गए, ये फर्स्ट सेकंड केस आपके किसका, नॉन कंडक्टिंग, और फर्स्ट सेकंड केस किसका, आपके कंडक्टिंग, दोनों में सेम है, सेम पैटर्न पे सेम आंसर आ रहा है, क्योंकि अपने इसको गाउसियन सरफेस के अंदर पॉइंट चार्ज मान के रखा। बात समझ आई? तो सेम आंसर आ रहा है, एक ही चीज याद करने की हुई ना कि E इक्वल टू kq स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये कहाँ है, आप किसी भी सरफेस पर निकाल सकते हैं इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, मतलब सॉलिड स्फीयर है मान लो, इसके अंदर कहीं भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये स्मॉल r क्या है, ये वही गाउसियन सरफेस की रेडियस है। इस बार क्या करा आपने, मान लो स्फीयर है, स्फीयर से भी छोटी अपन ने गाउसियन सरफेस बना ली अंदर, स्फीयर के अंदर स्फीयर है, स्फीयर के अंदर भी अपन छोटी सी गाउसियन सरफेस बना ली, जिसकी r डिस्टेंस पर अपन निकाल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला अपन क्या बनता है, kq r अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये याद रखना।
ये अपने क्या था, सॉलिड होल स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर था, सॉरी होल स्फीयर नहीं बोलना है, सॉलिड स्फीयर था, इसका टोटल चार्ज क्यू था, इसकी रेडियस आर थी। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ से गॉसियन सरफेस बनाई अपन ने अंदर, और यहाँ से आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये जो स्मॉल आर है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आर लिख नहीं रहा, ये जो स्मॉल आर है इस डिस्टेंस पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, यानी अपने इस बार गॉसियन सरफेस को स्फीयर से भी छोटा कर लिया, स्फीयर से भी छोटा कर लिया, सॉलिड स्फीयर था। बात समझे, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है कि जैसे जैसे अपन सरफेस पर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे अपन सरफेस पर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे गॉसियन सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की वैल्यू बराबर है, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर। जैसे जैसे अपन दूर जा रहे हैं, ये स्मॉल आर तो अपने वेरी कर रहा है, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है क्योंकि वो रेडियस है, वो तो फिक्स है, स्मॉल आर ही तो वेरी कर रहा है। जैसे जैसे अपन बढ़ रहे हैं आगे, जैसे जैसे अपन दूर आ रहे हैं, स्फीयर में अंदर थे एकदम पॉइंट पे थे, जैसे जैसे दूर आ रहे हैं, दूर आ रहे हैं, दूर आ रहे हैं, सरफेस पर पहुंचे, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, तो यहाँ आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, तो यहाँ आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, सडन चेंज आता है। फिर जैसे जैसे आप स्फीयर से दूर जा रहे हो, सेम पैटर्न पे ही घटने लगेगी, जो इसका ग्राफ था सेम पैटर्न पे ही घटने लगेगी, क्यों, क्योंकि इस बार आपका 1/r² से हो गया, ये था ये वाला, सॉरी 1/r² के इनवर्स हो गया, इनवर्स r² को फॉलो कर रहा है, इनवर्स r² लॉ जो होता है इसको फॉलो कर रहा है, यानी इस बार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा, इस वजह से ये डाउनवर्ड कर्व आ रहा है और ये डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आप स्फीयर से दूर जाते जाओगे, यानी जैसे जैसे आप, एक चीज बताता हूँ फंडा याद रखो, स्फीयर के अंदर सॉलिड स्फीयर है, तो सेंटर से जैसे जैसे आर बढ़ेगा यानी स्मॉल आर बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाहर गया तो 1/r² आ गया, तो ये डिक्रीजिंग पाथ पे जाएगा और ये दूर चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बता रही है कि ये कम होती जा रही है जैसे जैसे आपका सॉलिड स्फीयर से आप दूर जा रहे हो। बात समझे, अंदर से तो सेंटर से जब आप सरफेस पर आओगे तब तक तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और डायरेक्ट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर आ रहा है, स्मॉल आर आ रहा है, बात समझे। लेकिन उससे भी दूर जा रहा हो तो आपकी घटता जाएगा, बात समझे। दोनों को मैंने आपको कंपेयर करके पढ़ाया, इतना गजब पढ़ाया ना कि आपको याद हो जाएगा। एक चीज बोली बस ये याद करना, एक चीज। अब अपन इसको देखते हैं कि इसको रो के टर्म्स में कैसे रिप्लेस करें। इसको रो के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसिंग चार्ज क्यू इन टर्म्स ऑफ रो, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वो रो क्या होता है, अपने पास होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो अपने को पता है इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप क्यू को 4/3 पाई आर क्यूब से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपका ई आउटसाइड आता है इतना, ई सरफेस पर आता है इतना, और ई जो इनसाइड आता है वो इतना आता है, डटना नहीं। ये सेम जो पैटर्न है, ये वाले पैटर्न याद नहीं करना है, नहीं याद करना, ये चीजें डेरिवेशन है, ये डिराइव हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई आप क्यू हर एक में क्यू की वैल्यू पुट कर रहे हो, फिर 1/4 पाई आर से काट रहे हो, तब जाके कुछ चीजें बनेगी ना। तो ये चीजें याद नहीं करनी, ये है आपका मतलब मैंने आपको बताया कि क्यू से कैसे आप रो में रिप्लेस कर सकते हो। आपको ऑप्शन दे रखा है कि रो में आंसर दो, तो आपका जो फाइनल आंसर आया उसमें अगर आपके पास क्यू प्रेजेंट है तो उसको रो से कन्वर्ट कर दो। रो से कन्वर्ट करके अपने पास क्यू क्या आता है, क्यू इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रो भी आता है, हाँ ये मैंने बोला नहीं, 4/3 रो पाई आर क्यूब, ये इससे आप रिप्लेस कर सकते हो। तो अपन ने इस लेक्चर में दो जो अपने हैं एप्लीकेशंस जानी है, किसकी किसी, एक कंडक्टिंग की, नॉन कंडक्टिंग की। टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझा दी कि कंडक्टिंग क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग क्या होता है, इनके सिनोनिम नाम बता दिए, ठीक है। डायग्राम के साथ बता दिया, गाउसियन सरफेस को अच्छे से कंपाइल कर दिया मैंने, ठीक है। और स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, वो अपने पूरे चैप्टर में क्या मान के चलना है, अज्यूम करना है, वो मैंने आपको बता दिया। जनरली मतलब मैंने आपको सब चीजें एप्लीकेशन में आपको कवर कर दी है। दो एप्लीकेशन और बचती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे, बहुत छोटी सी है, उन पर ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं। बट अगर आप जेई एस्पिरेंट है, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वो देखना जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलता है। कोई पता नहीं है कि कहाँ से उठा के कहाँ से क्वेश्चन दे। तो आपके अगर सिलेबस में है तो देख के जाओ, भले ही उससे क्वेश्चन नहीं आया आज तक, एक दो बार नजर फिराओगे, एक दो क्वेश्चन भी करोगे ना, आपके वो फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा। वो फॉर्मूलाज भी ऐसे ही डिराइव होते हैं, इनमें भी सेम पैटर्न चलता है। बात समझ आ गई आपके? ये दो पैटर्न फर्स्ट सेकंड इसमें सेम है, इसका थर्ड पैटर्न में E0 आ रहा था, इसका थर्ड पैटर्न ही तो याद करना है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का। क्या था, के क्यू स्मॉल आर अपन कैपिटल आर क्यू। मेरे को पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, तो आपको सुनते सुनते याद हो गया होगा। मतलब इस लेक्चर के बाद आपको ये नहीं रहेगा कि डाउट है मेरे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। दो एप्लीकेशन और बस्ती अपन आने वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को अपन यही कंपाइल करते हैं, इसमें 0 से बेसिक से, यानी अपन 100 तो गए, आसमान की ऊंचाइयों को छू, आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है। अब परिंदे हैं, अब आप उड़ सकते हैं, अब आप मॉड्यूल से क्वेश्चन लगा सकते हैं इन दो एप्लीकेशन के,
ठीक है, नोट्स आप बना रहे होंगे मुझे पता है, और नहीं भी बना रहे होंगे तो बनाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी आप बना रहे हो अपने नोट्स को नीट एंड क्लीन रखो, सिस्टमेटिक रखो, क्योंकि एट द एंड आपके नोट्स ही काम आने वाले हैं। मैं नहीं काम आऊँगा, ना आपके टीचर काम आएंगे। आपका मॉड्यूल पढ़ा होगा, आप होगे 10 घंटे होंगे एग्जाम में, आप क्वेश्चन लगा रहे होगे। कब लगा रहे होगे? तब आपने ये लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा, जब आपने टीचर्स के नोट अच्छे से पढ़े होंगे, जब आपने कंसेप्ट समझे होंगे, एकदम कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करा होगा, यानी सीसी। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये चीज़ें हैं अपने पास खत्म। अब मोटिवेशन को एंड करते हैं, इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।